Okay, students. So in the last turn, we were discussing about the hybridization, and have we discussed the example of acetylene and what acetylene, मीथेन and ethene, इनके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या बच्चों? इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने. मैम ऑक्टाहेड्रल का किया था लास्ट टाइम पे. अच्छा, नहीं ऑक्टाहेड्रल तो आपका फिर sp3 रिव्यू हो गया है ना, वो तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे. कुछ एक चीजें और भी इम्पोर्टेंट है तो बताने को रह गई है, वो मैं बता. हाँ पूछिए, कुछ कह रहे हैं बच्चे? ये मैम एनएसपी हो गया था. क्या हो गया बेटा? एनएसपी और एच2 के बीच में आप डिफरेंस बता रहे थे उसके एंगल के बारे में. वो भी हम लोग भी करते हैं. अच्छा ये बोलो कि बोर्ड क्लियर है, विजिबल है? बोर्ड विजिबल है? या मैम बोर्ड विजिबल है ना? तो अभी इसमें कुछ चीजें, अगर कुछ भी विजिबिलिटी में या वो इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो तुरंत आप बताइए. अब जैसे हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था. फिर से इसको थोड़ा कर रहे हैं. जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6 होता है ना? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 और 2p. 2p के बाद क्या आएगा? 2p. बोलिए क्या आएगा? 2p. 1s2 2s2 2p भी क्या लिखेंगे? 4 2p 4 लिखेंगे. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है. 2 + 2 + 2 6 तो हो गए ना, 4 भी लिखेंगे हम लोग. कॉन्फ़िगरेशन कितना भूल गए? 1s2 2s2 2p2 है ना? ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने. और ये विजिबल हो रहा है ना, जो मैं लिख रही हूँ पूरा विजिबल है बोर्ड? यस मैम. ठीक है. ये मैंने बताया था कि ये हमारे कार्बन की क्या होती है? ग्राउंड स्टेट है. ये ग्राउंड स्टेट. ठीक है. जब ये 4 हाइड्रोजन इनके पास आएंगे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन इनके पास आएंगे. तो अभी क्या है कि कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में है, नाउ इट इज हैविंग 2 unpaired electron, only 2 unpaired electron, and according to the BBT जितने unpaired electron होते हैं उतने ही क्या बनते हैं? उतने ही बॉन्ड्स बनते हैं. तो यहाँ पर इसके पास 2 unpaired है, इसका मतलब 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए. मगर we have 4 hydrogen atoms with the carbon atom, तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड. 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? इसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो अब इस केस में क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन के पास आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइज होकर के यहाँ चला जाता है. नाउ वी आर हैविंग 4 unpaired electron and this state will be known as excited state. But now tell me the reason. In last time I discussed the reason कि ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ कैसे चला गया, तो ये एनर्जी किसने दी? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस भी किया था. ये इलेक्ट्रॉन जो जंप होकर के यहाँ गया है, कैसे गया? ये एनर्जी कहाँ से आई इसके पास? बताइए. मैम जब हाइड्रोजन इससे कांटेक्ट में आते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है. वही एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन में जो एनर्जी नीडेड होती है उसको कंप्लीट करती है. वेरी गुड. मगर ये जो एनर्जी कहाँ से आई, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताई थी बात कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब पास जैसे ही आते हैं, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन के पास जैसे अप्रोच करने लग जाता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? रिपल्शन एक्ट करता है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन एक्ट करेगा, और रिपल्शन से क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज करती है सिस्टम की.
एनर्जी इंक्रीज करती है, तो वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करने। So now we are having 4 unpaired electron. अब भी मैंने क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, लास्ट टाइम पे मैंने क्या बताया था, मैंने एक एग्जांपल भी तुम लोगों को दिया था, एग्जांपल भी दिया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कुछ याद है? स्टूडेंट्स एग्जांपल याद है? मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? मैम आर्बिटल्स तो मिक्स होते हैं। अब आपने एसिटिलीन का एग्जांपल दिया था और मिथाइल का एग्जांपल दिए थे, पता इससे नहीं। सत्यम की वॉइस आती है, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? रिया कटियार, शाश्वत चौधरी, श्रुति, एक आंसर क्यों नहीं आप लोग कोई देते हैं, सिर्फ एक बच्चा आंसर दे रहा है। यस रिया कटियार, श्रुति, चलिए तो यहाँ पर कि जब मैंने कहा कि ये जब हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर आए, तो फोर्स रिपल्शन से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को 2s ऑर्बिटल मिल रहा है और ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको 2p ऑर्बिटल मिल रहा है। ये बात नहीं सही है कि आप एक को 2s का मतलब कम एनर्जी और 2p का मतलब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी। तो इसमें क्या होगा कि जब चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, जिनको एक जैसे एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलने चाहिए पेयरिंग करने के लिए, तो क्या होगा कि जैसे ही 4 हाइड्रोजन इनके पास आएंगे, ये चारों ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और कौन सा हाइड्रोजन चलाएगा, sp3 हाइड्रोजन चलाएगा। क्योंकि बोल रहे एक s का और 3 p के हैं, ठीक है, एक s का और 3 p के, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल will mix together. 4 orbitals will mix together and they will form 4 new hybrid orbitals. जितने आपके hybrid orbital mix जितने आपके ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, उतने ही नए आपके hybrid orbitals प्रिपेयर होते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो अब जो नए hybrid orbitals बनेंगे 4, वो ना तो s हो रहेंगे ना ही p रहेंगे, उन सब का नाम अब क्या हो जाएगा, sp3 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 sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिले sp3 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 नाम के, और इनका जो शेप होगा ना तो स्फेरिकल रहा ना ही डबल शेप रहेगा, ठीक है। नाउ अब उनकी जो एनर्जी होगी, शेप होगी, सब एक जैसी हो जाएगी। जब ऐसा हो गया, ऐसा अरेंजमेंट हो गया, अब हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के पास आएगा। और दिस इज नोन एज sp3 हाइड्रोजन, ये हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पर सिर्फ मैं इसलिए ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जो अब ये बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन होने के बाद ये जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या जो ऑर्बिटल्स है ये कहलाते हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स, उसमें ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल होता है, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स होते हैं। एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में मिक्स होते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मगर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये नहीं करेंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो पाई बॉन्ड बनाए, तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ही करेंगे, ठीक है। इसका ये एग्जांपल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी जो लोन पेयर वाली बात मैंने करी, उसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अमोनिया NH3 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि कैसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वो भी मैं आपको बता रही हूँ।
दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरीके से 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और बीच में इधर कार्बन। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनता है sp3 हाइड्रोजन में और स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इतना समझ में आ गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों अमोनिया की, sp3 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, like at the board अगर हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया में क्या होता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 और 2p क्या आएगा 2p3। स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है इसका और आपने इस तरह से करके लिखा 1 2 3, ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या है यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का काम, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे के पास नाइट्रोजन, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे तो अब क्या होगा, अब बहुत ध्यान से आप ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन से ये कहलाते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्यों? क्योंकि ये कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं तो कहते हैं लोन पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे वो क्या है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 3 क्या है सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, इससे पहले कि हाइड्रोजन आए पहले क्या हो जाती है मिक्सिंग हो जाती है। और मिक्सिंग किसकी होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये है ना लोन पेयर और सिग्मा वाले। तो क्या हाइड्रोजन हो गया एक एस का और 3 पी के sp3 हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पर लोन पेयर था। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर sp3 का मैंने बताया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो टेट्राहेड्रल की बात करेंगे फिर से ये ऐसे हो गया स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन यहाँ बीच में है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं है, यहाँ पर क्या है इसके पास ये फोर्थ क्या है ये लोन पेयर है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा लोन पेयर होगा, बॉन्ड तो होगा नहीं, इसको हम रिमूव कर दें। अगर ये बॉन्ड होता तो यहाँ कुछ रखते हैं, बॉन्ड तो नहीं, यहाँ पर क्या आ गया लोन पेयर, यहाँ पर सेक्टर में आ गया लोन पेयर। ये नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर कौन सा वाला ये वाला, और यहाँ 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 पर क्या हो गए हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। तो स्ट्रक्चर अब क्या हो गया, पहले तो टेट्राहेड्रल था स्ट्रक्चर sp3 था और sp3 अभी भी है और स्ट्रक्चर अब टेट्राहेड्रल ना रह करके कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये कैसा पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया अमोनिया के केस में। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछते हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर और वाटर का स्ट्रक्चर और CH4 का स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है, उनके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों है, जबकि तीनों ही आपके कैसे हैं sp3 हाइड्राइड। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। फिर मैंने कहा था कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता था टेट्राहेड्रल के केस में या sp3 के केस में 109 डिग्री 28 मिनट। अब 109 डिग्री 28 मिनट मतलब अमोनिया का जब मॉलिक्यूल बना तो बॉन्ड एंगल कितना रह गया 106 डिग्री 45 मिनट्स है ना, इतना एंगल रह जाता है। तो एंगल बॉन्ड एंगल कम हो गया। बॉन्ड एंगल क्यों कम हो गया, इसका क्या रीजन है कि जो यहाँ पर लोन पेयर है, अब यहाँ पर थ्योरी आ जाती है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें यही है कि अगर आपके पास
मैंने शायद लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस भी किया था। मैंने बताया थे अगर हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये CH4 है तो ये भी बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी क्या है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, रिपल्शन नहीं होता है। तो ये आराम से यहाँ पर है। अगर जैसे ही एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर क्या करता है रिपल्शन स्टार्ट कर देता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और अगर दो लोन पेयर आ जाएंगे तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ फिलहाल दो लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर तो एक है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये जो अभी बॉन्ड एंगल हमारा देख रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट का था, अब ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज क्यों कर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे रिपेल करेंगे कि हमसे दूर हटो। ये भी क्या करेगा, इसको कहेगा हमसे दूर हटो, ये कहेगा हमसे दूर हटो। तो ये सब अब ये कैसे थे, ऐसे पहले से थे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, पास आ जाएंगे। पास आ जाएंगे तो देखो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो गया। फिर से देखो पहले ही ऐसे दूर से कैसे फैले होते हैं करके थे, ठीक है। और जैसे ही लोन पेयर आया, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को कहा कि भी हमसे दूर हटो, रिपल्शन होने लगा। रिपल्शन होगा फिर ये क्या करेगा, उसको दूर हटाएगा, दूर हटाएगा, दूर हटाने से क्या हुआ, ये सब आपस में पास पास आ जाएंगे। ये सब पास पास आ गए तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, 106 डिग्री 45 मिनट्स। इज इट क्लियर, क्लास में आ गई, यस मैम। है ना। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ये जो एग्जांपल पढ़ा वो किसका था, एग्जांपल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थ्योरी का एग्जांपल था। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थ्योरी ये कहती है जब बॉन्ड पेयर हमारे पास है तो उसमें सबसे कम रिपल्शन काम करेगा। अगर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर दो लोन पेयर आ गए रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपके जो स्ट्रक्चर है वो भी, अगर sp3 हाफ डायरेक्शन की वजह से अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था तो टेट्राहेड्रल ना होकर डिस्टॉर्टेड हो जाता है और बॉन्ड एंगल में भी आपके चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल sp3 का, अगर मैं वाटर का पढ़ें तो इसका जो स्ट्रक्चर बन गया आपका कैसा बन गया, और यहाँ पर आप दिखाओगे ये लो दिख रहा है ना, और ये एंगल कितना बन गया 106.45 यहाँ पर बन गया। अब आप ये देखो वाटर भी है। देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 1s2 2s2 2p4, कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, इसको आपने लिखा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये है, और दो इलेक्ट्रॉन के पास अनपेयर है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अब तो ये मैंने आपको बताया, इससे पहले कि हाइड्रोजन यहाँ पर आए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स कर जाते हैं हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लोन पेयर वाला कौन सा है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सब आपस में मिक्स कर रहे हैं, क्या हो गया sp3 हाइड्रोजन हो गया, इसको सिग्मा बॉन्ड बना लेना, ठीक है। ये हमारे पास लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, आया समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, दो लोन पेयर है, जो दो लोन पेयर मैं यहाँ पे डॉट से दिखा रही हूँ, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये मैंने दिखाया। अब अगर sp3 हाफ डायरेक्शन है तो फिर वही बात हो गई, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब क्या हो गया, देखो बीच में ऑक्सीजन है,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर लोन पेयर है, बॉन्ड हटा दो। पीछे भी क्या हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन तो है नहीं, लोन पेयर इसको हटा दो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया ये, वी शेप। बेंड शेप। बेंच वी शेप। वी कैसे होता है, ये उल्टा है ना, तो बोलते हैं बेंच वी शेप। बेंच वी शेप का स्ट्रक्चर आ गया, आपको देखना ना, ये बेंच वी शेप स्ट्रक्चर इसका आ गया। अब बॉन्ड एंगल की बात आ गई, तो बॉन्ड एंगल इसका और भी कम हो जाता है। और भी कम बॉन्ड एंगल क्यों हो जाता है, क्योंकि अब इसके केस में क्या हो जाएगा बच्चों, दो लोन पेयर आ गए, है ना, तो दो लोन पेयर। अब वो दो मैम लोन ऊपर पेयर का फिगर दिख नहीं रहा। क्या हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं बच्चे, मैम ऊपर का फिगर दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिखना चाहिए, अभी दिख रहा है, हाँ क्या चीज नहीं विजिबल हो रही है, मैम वो जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाई है आप बोर्ड पे वो नहीं दिख रहा। ये यस मैम। अब विजिबल हो रहा है, यस मैम। ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और ये इसका वेंटिलेशन स्ट्रक्चर है। तो अब ये क्या हो गया कि ये इसका ऐसे शेप आ गया, बेंच वी शेप स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पर दो लोन पेयर आ गए। अब मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, इधर से इसको भी करेगा, ये पास पास आ जाएंगे, और लोन पेयर में तो है रिपल्शन, तो वो भी आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो आपका बॉन्ड ऐसे फैला हुआ था ये और आपका बॉन्ड एंगल, ठीक है, तो आपका बॉन्ड एंगल भी कम हो गया और आपकी जो शेप हो गई कैसे हुई, यहाँ पर इसकी बेंट वी शेप हो गई। अब इसके बारे में देखिए, मैं आपको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल के बारे में हमने जाना था, ये क्या था हमारा पिरामिडल शेप था। ये देखिए वाटर का आ गया, ठीक है, वाटर का भी इसमें आ गया, और यहाँ पर इसका अब देखिए इसका बॉन्ड एंगल जो हो गया वो 104 डिग्री है ना, 104 डिग्री 27 मिनट्स का रह गया, जबकि पहले कितना था, 109 था, फिर 106 हुआ, फिर 104 हो गया, और धीरे धीरे करके इसका जो बॉन्ड एंगल था डिक्रीज कर गया, क्योंकि दो लोन पेयर आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लोन पेयर ये भी, एक लोन पेयर ये भी। जो डॉटेड लाइंस दिखाते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती, कोई बॉन्ड्स नहीं है। बॉन्ड तो आपका कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये जो सॉलिड लाइन है ये आपके बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्शन हो जाएगा। तो ये आपकी कहलाती है हमारी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और बच्चों एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं। तो इसमें इन्होंने देखिए यही बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 0.5 मिनट से अभी 107 डिग्री हो गया और 104 डिग्री हो गया। ये धीरे धीरे करके आपका जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इन अ सेम वे एग्जांपल आते हैं AsI3, AsBr3, AsCl3, इनमें भी देखो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब एक दूसरा रूल यहाँ पर ये कहता है वेस्पर थ्योरी का, द रिपल्शन ऑफ द बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अब जैसे ABX मॉलिक्यूल है, ABX का मतलब क्या हो गया, ये आर्सेनिक अगर A है, आयोडीन यहाँ पर B है, ठीक है, ये A और B है, और अगर इसमें क्या हो रहा है,
तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल आपका जो भी चेंजेस आएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, द रिपल्शन ऑफ द बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो कम होता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 98 डिग्री हो गया। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 101 हो गया। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। तो फ्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे आयोडीन होता है। तो ये आपका बच्चों वेस्पर थ्योरी है। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ लिए, H2O का एग्जाम्पल पढ़ लिया, और ऐसे आप H3O+ हाइड्रोनियम आयन का भी एग्जाम्पल आप बनाइए और इसका देखिए कितना हाइड्रोजन आ रहा है और कितना इसका बॉन्ड एंगल आएगा, ये आप करके देखिएगा H3O+ का भी। ठीक है, देखो SF4 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दे रखा है। अब SF4 मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में आप ये देखेंगे कि सल्फर है और कितने हैं, 4 क्लोरीन है, 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, ये सल्फर है और 4 इसके फ्लोरीन है। तो और एक इसके पास लोन पेयर होता है। जब आप इसका लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन बनाओगे तो सल्फर में क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ये जो लोन पेयर वो यहाँ पर है और ये जो 4 क्लोरीन है यहाँ पर है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा बताइए आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा बताइए, कैलकुलेट करिए। sp3d। हाँ sp3d है ना, sp3d का मतलब कितने हो गए हमारे पास 5 है ना, एक S का 3 P के D का 5 हो गए। तो 5 कैसे अरेंज होते हैं, मैंने बताया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, 3 बेस में हो गए और एक ऊपर एक नीचे हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप देख रहे हैं ट्राइगोनल है, बाइपिरामिडल का मतलब एक ऊपर एक नीचे फ्लोरीन है। अब अगर उसकी जगह पर एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो एक बॉन्ड खत्म हो गया। जब बॉन्ड खत्म हो गया तो शेप कैसे आ गई है, सीसॉ। हाँ सीसॉ शेप की आ गई, उसको बोलते हैं सीसॉ शेप। सीसॉ शेप मतलब जो सीसॉ हमारा झूला नहीं होता है उसी शेप का हो गया ना, ये आपका झूले का मेन आपका स्टिक है और यहाँ पर लोग बैठते हैं ऐसे करके ना, ये आपका सीसॉ का शेप हो गया। होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो तो आपको क्या करना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर को काउंट करना है। तो सिग्मा कितने हैं 1 2 3 4 और एक लोन पेयर है 5, तो 5 है, तो 5 मतलब ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। तो 5 कैसे मिक्स करेंगे, एक S का 3 P के और एक D का, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और 5 कैसे आपस में अरेंज होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में होते हैं, 3 बेसल पोजीशन में होता है, एक ऊपर एक नीचे है ना, तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी उस दिन शो किया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का समझ में आया था। ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये दिख रहा है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। और जब हम बाइपिरामिडल की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हो गया सल्फर बीच में है और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ 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 पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। जब लोन पेयर आ गया तो ये चीज यहाँ से खत्म हो गई। जब खत्म हो गया यहाँ पर तो बॉन्ड कहाँ कहाँ हुए, ये ऊपर नीचे बॉन्ड हुए और यहाँ बॉन्ड बना और यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये इस तरीके का शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। ठीक है,
ये आपका बेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल्स हैं। शेप ऑफ ClF3, ये भी अच्छा एग्जाम्पल होता है। ClF3 का जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d, है ना। sp3d कैसे देख लो यहाँ पर, ये क्लोरीन है, नॉर्मल स्टेट है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, लास्ट में क्या आता है 3s2 3p5, है ना। तो 3s2 और 3p5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसके पास थर्ड ऑर्बिट बच्चों है तो इसके पास 3d भी होगा। आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पहली वाली शेल में s होता है, दूसरी शेल में sp होता है और थर्ड वाली शेल में spg तीनों होते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड शेल है इसमें डी भी यहाँ पर है। डी मगर कैसा एकदम एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, अब जब क्या हो गया, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल इसके पास आया, ClF3 का मॉलिक्यूल हमें बनाना है। फ्लोरीन के जैसे आएंगे तो फ्लोरीन कितने आएंगे, 3 आने हैं। तो 3 आने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड हो जाएंगे, सारे नहीं हो जाएंगे, सिर्फ हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा ताकि हमारे पास 3 अनपेयर्ड हो जाए। अब क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होगी, इससे पहले कि आए ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग के लिए कौन कौन होते हैं मिक्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा वाले हैं, ये 3 सिग्मा है, और ये दोनों क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर सिग्मा सब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d। sp3d यहाँ पर भी कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 कैसे आपस में शेप बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। अब इसके केस में देखिए यहाँ पर भी कि Cl बीच में है, ठीक है, Cl बीच में है और यहाँ और हमारे पास क्या है, Cl बीच में है और 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर कहाँ पर है बच्चों, तुम लोग को दिख रहा ना मेरा हाथ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर हो गए। और हमारे पास कितने फ्लोरीन हो गए, 3 फ्लोरीन हो गए। एक फ्लोरीन यहाँ ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है और एक फ्लोरीन कॉर्नर पे है। बाकी ये 2 कॉर्नर पे कौन आ गया, लोन पेयर आ गया। ये तो लोन पेयर आ गया, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो शेप कैसे हो गई, टी शेप हो गई, टी शेप। टी शेप देख रहे हैं, ये ऐसा और उसके बाद ये ऐसे टी जैसे बनाते हैं तो टी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्योंकि अब इसके पास 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए तो ये भी बॉन्ड खत्म हो गया, ये भी बॉन्ड खत्म हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट स्ट्रक्चर बिकम्स टी शेप। ठीक है, तो ऐसे ICl2 माइनस एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल्स आपको अपने आप से भी जरा करके देखिए और समझिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछिए। ICl2 है तो ICl2 को जरा बना के मुझे बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, बताइए। ICl2 का बना रहे हैं आप लोग, ICl2 को शेप बना के बताओगे क्या स्ट्रक्चर होगा इसका। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मैम लीनियर होगा sp3d। वेरी गुड। अब जैसे आयोडीन है, वही आयोडीन भी क्या है आपको पता है, हैलोजन कंपाउंड है। हैलोजन कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट का क्या होता है, NH2NP, क्या होता है, NH2NP5 होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया इसका 5s 5p5। आपको क्लोरीन के नीचे ही तो होता है आयोडीन, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया इसका, ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5s2 5p5। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वही बात है, इसके पास कौन आने हैं, 2 Cl माइनस आयन, 2 Cl आयन्स आने हैं। 2 Cl आयन आने के लिए क्या हो जाएगा, ये जंप होकर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही है। स्ट्रक्चर यहाँ पर आप बनाओगे, बनाकर फिर देखो sp3 आपका हाइड्रोजन sp3d, इसका भी हाइड्रोजन हो गया। आयोडीन यहाँ पर बीच में है, लोन पेयर यहाँ पर है आपका, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर है। एक्सियल पोजीशन पर कौन बन गए, क्लोरीन लग गए।
और शेप कैसा हो गया इसका, लीनियर शेप हो गया। होना चाहिए था ट्रायगोनल बायपिरामिडल, वो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर शेप का हो गया। बना करके आप देखिए इसको, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बना करके देख रहे हैं कि बस ऐसे सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो कहीं पर तुरंत पूछिए। ये आपका बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। इसके बाद नाउ वी कम टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको याद है बीबीटी किसने किसने दी थी? बीबीटी को आपको प्रपोज करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट, इनका क्या नाम था? बीबीटी के लिए याद है कुछ स्टूडेंट्स? बीबीटी के याद है कि किसने दी थी थ्योरी? मैं लॉन्डन हिटलर और और बाद में पॉलिंग स्लेचर ने दी थी, है ना? 2 उसमें डिवाइड हुआ था, बाद में पॉलिंग स्लेचर ने इसको आगे रिवाइज किया था। और उसके बाद ये फिर वो बीबीटी जब फेल हो गई थ्योरी, तो बीबीटी फेल क्यों हो गई? क्योंकि मैंने बताया था कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की जैसे ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक होता है, मगर बीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अकॉर्डिंग टू द बीबीटी इट शुड बी डायमैग्नेटिक, बट प्रैक्टिकली देखा जा रहा था तो जो ऑक्सीजन जो था वो पैरामैग्नेटिक था। मेटालिक बॉन्ड्स भी नहीं बता पाए थे कि कैसे मेटल मेटल में कैसे बॉन्डिंग होती है। वैसे कई इसमें के ड्रॉबैक्स आ गए थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी करे थे। तो अब उसको बताने के लिए आया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कहते हैं हुन मोलिकन थ्योरी। हुन मोलिकन थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी प्रपोज करी थी 1932 में। ठीक है, और बाद में इसको जेई लेनार्ड जोन्स एंड चार्ल्स कार्लसन ने इसको आगे और भी डेवलप किया था। आप इस पे आइए, देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस थ्योरी की क्या हैं। ठीक है, देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी की क्या होते हैं बच्चों, कि अभी तक हम लोगों ने जाना था बीबीटी में, क्या कह रहे थे हम लोग कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, एटम्स कंबाइन करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लोगों ने बात बोली थी कि एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या हो जाता है कि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज करो एक एटम ये है एक एटम ये है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब आपस में कंबाइन करके इन्होंने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, तो अब जब कंबाइन कर दिया तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ना रह करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। एक एटम ये था एक एटम ये था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते थे, मगर जब कंबाइन कर गए तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ना रह करके कहाँ रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं उनमें दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब अगर एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, मेरे हैंड्स शो हो रहे हैं ना आप लोगों को, दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? तो अगर ये एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम ये हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब मिक्स कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स पर सिर्फ अपने अपने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो फिर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहेगा, है ना।
एंड द सेम वे जैसे आप लोग सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स हो, आपकी मम्मी है और आपके पापा हैं, ठीक है, तो आप क्या हो, घर पे रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो आपके ऊपर क्या मम्मी का भी इन्फ्लुएंस है, पापा का भी इन्फ्लुएंस है, दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर रहता है। इन द सेम वे जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आके रहने लग जाते हैं, तो वो दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ दी न्यूक्लियाई, या जितने भी एटम्स आपस में जुड़ रहे होते हैं उन सबके न्यूक्लियाई से इक्वली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बताई, इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैंने अभी बोला कि अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं वो सारे एटम्स के न्यूक्लियस से इक्वली इन्फ्लुएंस रहेंगे। फिर आती बात, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बच्चों, ये दो तरीके के बनते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर टू टाइप्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। ये बातें बहुत ध्यान से सुनते जाना, नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग, एंड द बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। If two are combining together, then two will form. Two molecular orbitals will form. If three atomic orbitals are combining together, then three molecular orbitals will form. If four atomic orbitals are combining together, then four molecular orbitals will form. है ना। और molecular orbitals होते कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अभी 4 या 5 इतने ही बन गए, अब उसको हम डिवीजन करेंगे कि वो बॉन्डिंग में आते हैं कि वो एंटी बॉन्डिंग में आते हैं। बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखो ये यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है, ठीक है। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये 1s ऑर्बिटल हम दिखा रहे हैं, एक एटम का है, और ये 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम का है। इन्होंने जब कंबाइन करा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो देखो ऊपर नीचे 2 सॉलिड लाइन बनी हुई है, ये दिखा रहा है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब इसमें एक नीचे बनाया है, नीचे किसके लिए बनाया है, बॉन्डिंग के लिए, और ऊपर किससे बनाया, एंटी बॉन्डिंग के लिए। और यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। तो 1s ने कंबाइन करा और क्या बनाया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। या मैम। यस मैम। और जब एस ऑर्बिटल बच्चों जब भी कंबाइन करेंगे, एस ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस ऑर्बिटल आपको पता है, एस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो नीचे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, और ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर स्मॉल b लिख देते हैं और एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार बना देते हैं। यहाँ पर स्टार बना हुआ है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एमओटी को प्रपोज करने वाले कौन है, होल्डेन मोलिकन है, और बाद में इस थ्योरी को आगे भी डेवलप किया जिसने जेई लेनार्ड, जॉन जोन्स एंड चार्ल्स ने करा। और उसके बाद क्या क्या चीजें बताई हैं, जो मेन चीजें बताई हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में ना रह करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर गए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में, जब इलेक्ट्रॉन पर सभी न्यूक्लियस का इक्वल इन्फ्लुएंस होगा। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इधर 2 टाइप्स, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। और क्या बताया
कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी मेन ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? यस मैम। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों तुरंत पूछते चलो, है ना। ये सब चीजें बहुत ही क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी कहती है बच्चों कि बाकी जो रूल्स पहले फॉलो हो रहे थे, बीबी जी ने जो बताए थे ना, कून्स रूल है या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आबाउस रूल है, वो वैसे इसमें भी सब फॉलो होते हैं। जैसे आबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? आबाउ प्रिंसिपल ये होता है ना कि पहले 1s भरता, फिर 2s भरता, फिर 2 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो वैसे यहाँ पर भी कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया तो वो भी आबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। पहले कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो आबाउस का प्रिंसिपल भी ये फॉलो करेगा। होर्न्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी जब अगर हमारे पास सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये भी यही कहता है कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो जब सब में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात को कहती है। अब इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। बॉन्डिंग का मतलब यह होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में रहते हैं। तो आपने क्या करा, पहले आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया, एंटी बॉन्डिंग को काउंट कर लिया। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ मतलब हाफ लिख लो या ऐसे लिख लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। जितना भी आपका आंसर आएगा वो कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है इसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल में उनके एटम्स के बीच में 1 बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल H2 है तो H2 अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो 1 आता है, तो 1 का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड होगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलता है, 2 का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन की 2 एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो 2 होंगे। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम के बीच में 3 आपके बॉन्ड्स होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर हैं। तो फॉर्मूला क्या है? हाफ या बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो चलिए इतना ही अभी आज करते हैं, वरना तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा। ये नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और बता देते हैं हम आपको उसमें कि ये भी कहा गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल हम चाहते हैं स्टेबल रहे तो उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। रीजन क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, मैंने आपको पहले ही बोला है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेबल हो तो उसकी एनर्जी को हमेशा कम रहना चाहिए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे मतलब कि उसकी एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा हो गए तो एनर्जी सिस्टम की बहुत बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि कोई भी मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैसे होता है? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसे अनपेयर्ड होते हैं, कैसे पेयर्ड होते हैं, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now send me the attendance. Attendance मुझे send कर दीजिए. यस मैम कर रहा है. ठीक है. Okay, students. चलिए जब तक मेरे नोट्स में सेंड मैंने कर दिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग और जो भी क्वेरीज हो तो नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझसे पूछिएगा. ओके. ये अपने अपने ये मत नाम मत भेजो, वो तो स्क्रीनशॉट ले लेगा ना जो भी आपका यार है. ओके. ओके क्लास, हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू. गुड आफ्टरनून मैम. Thank you, ma'am. हैव अ नाइस डे बच्चों.